हमारे दुनिया का इतिहास जंग से भरा हुआ है, चाहे वो जंग खुद के राज्य को बचाने के लिए हो या फिर दूसरे के राज्य को पाने के लिए हो। बट एक चीज़ जो हर जंग में कॉमन है वो है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ होल प्लैनेट। जहाँ आज के दिन हर देश वेपन्स और टेक्नोलॉजी को लेके बहुत ही आगे आ चुके हैं और दुनिया भर के सुपर पावर्स एक दूसरे के जान के पीछे हैं, तो क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता भी है तो हमें इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, और क्या हम जिंदा भी रह पाएंगे इसे देखने के लिए या फिर नहीं? सो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट विल हैपन इन वर्ल्ड वॉर 3। अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की स्टैट्स को देखें तो लगभग 10 करोड़ लोगों की इसमें जान गई थी एंड ऑलमोस्ट $5 ट्रिलियन इन वॉर्स में बर्बाद किए गए थे। बट सवाल ये उठता है कि ये सारी वॉर्स की शुरुआत कैसे हुई और क्या हो सकते हैं वो रीजंस जिससे वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्टिंग हो सकती है। अगर हम अपने हिस्ट्री और प्रेजेंट सिचुएशन को ध्यान से समझें तो वर्ल्ड वॉर 3 तीन चीज़ों की वजह से स्टार्ट हो सकता है। नंबर 1 इज एसेसिनेशन ऑफ बिग पॉलिटिकल लीडर। क्या हो अगर हम एक सुबह उठें और हमें ये पता चले कि जो बाइडन का मर्डर हो चुका है और इसके पीछे और कोई नहीं रशिया का हाथ है। ऐसा ही कुछ रीज़न था जिससे वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई थी, जब सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर आर्च ड्यूक फ्रांस को मरवा दिया था। सो किसी भी कंट्री का लीडर का एसेसिनेशन उस कंट्री के खिलाफ डायरेक्ट जंग छेड़ने जैसा होता है। नाउ मूव टू द पॉइंट नंबर 2, इंटेलिजेंस इनसिक्योरिटीज एंड सैंक्शंस। किसी भी कंट्री का इंटेलिजेंस उसके सेफ्टी को मेक श्योर करता है। सो अगर एक कंट्री के इंटेलिजेंस को ये लगता है कि सामने वाला देश उस पर प्रेशर बना रहा है आइदर ऑन जियोग्राफिकल और इकोनॉमिकल लेवल, तो फिर एक वॉर होने की गुंजाइश बहुत हद तक बढ़ जाती है। और यही हुआ था रशिया यूक्रेन वॉर में, जब यूक्रेन ज़बरदस्ती रशिया इंटेलिजेंस पर प्रेशर बना रहा था नेटो को इन्वॉल्व करके। वो अलग बात है कि इस वक्त रशिया के सामने यूक्रेन है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई सुपर पावर होता तो शायद हम बहुत करीब होते वर्ल्ड वॉर 3 के। इसी तरह से अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 को भी देखोगे तो उसकी स्टार्टिंग हिटलर का पोलैंड पे अटैक से होती है, बट उसका एक्चुअल वजह ट्रीटी ऑफ वर्सेलस था, जिसके अंडर जर्मनी पर कई तरह के सैंक्शंस लगाए गए थे, जिसकी वजह से जर्मनी ने अपना कुछ ईस्टर्न रीजन को खो दिया था, उनकी गवर्नमेंट गिर गई थी, और तो और ट्रीटी ऑफ वर्सेलस के अंडर उन्हें अकेले ब्लेम किया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के शुरुआत के लिए। और यही रीज़न था हिटलर का पोलैंड पर अटैक करने का, सो दैट वो अपना खोया ईस्टर्न रीजन और ट्रीटी ऑफ वर्सेलस का बदला ले पाए। हालांकि इसके अलावा भी कई और रीजंस थे वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्ट होने का, बट एक्चुअल रीज़न यही था। नाउ मूव टू द पॉइंट नंबर 3, फाइट फॉर नेचुरल रिसोर्स एंड रेस टू बी द वर्ल्ड सुपर पावर। किसी भी कंट्री को सुपर पावर होने के लिए उसके पास नेचुरल रिसोर्स का होना बहुत ज़रूरी है, इररिस्पेक्टिव वो नेचुरल रिसोर्स उसके खुद के हों या फिर किसी और देश के एक्सपोर्टेड, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स किसी भी कंट्री का बेस होता है एंड उसकी इकोनॉमी और मिलिट्री को चलाने के लिए यूज़ होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये अकेले ही कैपेबल है वर्ल्ड वॉर 3 को आउटब्रेक करने में। पिछले 30 सालों में लगभग 16 वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं, जिसका रीज़न सिर्फ नेचुरल रिसोर्स था। सो अगर किसी दिन कोई बड़ी कंट्री किसी और बड़ी कंट्री के रिसोर्सेज में इंटरफेयर करने की कोशिश करती है तो वहाँ से भी वर्ल्ड वॉर 3 के शुरू होने की गुंजाइश बहुत हद तक बढ़ जाती है। नाउ लेट्स सी कि ऐसे कौन कौन से रीजन्स हैं जहाँ से वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्टिंग हो सकती है। सो नंबर 1 इज यूक्रेन रशिया बॉर्डर, नंबर 2 इज ताइवान, नंबर 3 इज ईरान, नंबर 4 इज नॉर्थ कोरिया एंड नंबर 5 इज चाइना इंडिया बॉर्डर। ये पांचों रीजन इसलिए भी इतने क्रूशियल हैं क्योंकि यहाँ पे हुआ कोई भी जंग पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन पांचों रीजन में जो भी कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे उन सभी के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स होंगे। सो यहाँ पे हुआ अगर कोई भी वॉर आगे बढ़ता है तो वो शायद वर्ल्ड वॉर का रूप ले ले। बट सवाल ये उठता है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता भी है तो ये किस तरह से वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से अलग होगा। जब भी हम वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 को देखते हैं तो हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है। पहला, पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी, एलाइड पावर्स एंड एक्सिस पावर। हालांकि ये चीज़ वर्ल्ड वॉर 3 में नहीं होगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जो सुपर पावर होने के बावजूद भी न्यूट्रल बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, जापान, इसराइल एंड मैनी मोर। सेकेंड थिंग इज दैट वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 क्वांटिटी और टाइमिंग बेस पे लड़ी गई वॉर थी। दैट मीन जिस भी कंट्रीज के पास जितने ज़्यादा वेपन्स और सोल्जर्स होंगे और उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए जितना कम टाइम लगेगा, वो कंट्री हमेशा अपर हैंड पे होती थी। हालांकि वर्ल्ड वॉर 3 पूरी तरह से क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी रिच वॉर होगा।
नाउ मूव टू द सेकेंड पॉइंट। इसमें कोई भी डाउट नहीं कि आने वाले वर्ल्ड वॉर 3 में हमें हैकर्स का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से आज सब कुछ इंटरनेट से एक्सेसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही में हो रहे रशिया यूक्रेन वॉर में एनोनिमस, जो कि एक हैकर्स का ग्रुप था, उन्होंने अकेले कई रशियन गवर्नमेंट्स के साइट को डाउन कर दिया और रशिया की तरफ से कुछ होने वाले हमलों को भी उन्होंने रिवील कर दिया था। ऐसा ही कुछ 2010 में भी हुआ था, जब ईरान अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम, जो कि एक की एलिमेंट होता है न्यूक्लियर बॉम्ब का, उसे एक्सट्रैक्ट कर रहा था। और ये चीज़ यूएस को पसंद नहीं आई और वो इसे रोकने के लिए एक वायरस डिज़ाइन करते हैं जिसका नाम स्टक्सनेट रखा गया। अकेले सिर्फ इस वायरस ने लगभग 20,000 सिस्टम्स को इन्फेक्ट कर दिया और करीबन हज़ारों न्यूक्लियर एक्सट्रैक्टर को ख़राब कर दिया। और ये बात आज से 1 दशक पहले की है, सो आप अज्यूम कर सकते हो कि आज का साइबर वॉरफेयर किस लेवल तक जा सकता है। नाउ लेट्स सी पॉइंट नंबर 3। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 बहुत हद तक आइडियोलॉजी के बेस पे लड़ा गया वॉर था, जहाँ में कई आइडियोलॉजी एक दूसरे के खिलाफ देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी। वर्ल्ड वॉर 2 में यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन जहाँ डेमोक्रेसी को फॉलो करते थे, यानी कि उनकी लड़ाई टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल के बेसिस पे होती थी। हालांकि दूसरी तरफ जर्मनी और इटली ऑटोक्रेसी यानी कि एक तंत्र को फॉलो करते थे और उनकी लड़ाई एक इंसान की पसंद और नापसंद पे लड़ी गई थी। सेकेंड इज सोशलिज्म अगेंस्ट कैपिटलिज्म। वर्ल्ड वॉर 2 में जहां रशिया सोशलिज्म यानी कि समाजवाद को सपोर्ट करता था, वहीं पर अमेरिका और ब्रिटेन कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद को सपोर्ट करने वाले देश थे। इसी तरह से हमें फेसिज्म, कम्युनिज्म एंड नाजिज्म आइडियोलॉजी के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते थे। हालांकि वर्ल्ड वॉर 3 में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज मैक्सिमम कंट्रीज डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं एंड मैक्सिमम वर्ल्ड लीडर्स खुद की पर्सनल आइडियोलॉजी को पीछे रखकर स्टेट की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग चलते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, जैसा हमने वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 को लैंड, वाटर और एयर में होता देखा था, ज़रूरी नहीं कि ऐसा सेम हमें वर्ल्ड वॉर 3 में भी देखने को मिले, क्योंकि आज स्पेस वॉरफेयर भी एक डायमेंशन हमारे बीच मौजूद है, जिससे वॉर ना सिर्फ लैंड, वाटर और एयर बल्कि स्पेस से भी लड़ा जा सकता है। जिस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 में एयरक्राफ्ट करियर को तबाह कर देना एक तरह का विनिंग माना जाता था, उसी तरह से वर्ल्ड वॉर 3 में भी किसी कंट्री का सैटेलाइट तबाह कर देना या फिर अपने ही सैटेलाइट से किसी कंट्री पर मिसाइल लॉन्च कर देना, ये भी पूरी तरह से एक पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम में स्पेस वॉरफेयर के लिए सिर्फ 4 कंट्रीज हमारे सामने आते हैं, यूएसए, रशिया, चाइना एंड इंडिया। और चारों कंट्रीज़ के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो एक स्पेस वॉरफेयर में इंगेज हो सके। ये तो बात हो गई उन चीज़ों की जो वर्ल्ड वॉर 3 को अलग बनाता है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से। बट क्या हो अगर सच में वर्ल्ड वॉर 3 हुआ और उसमें न्यूक्लियर मिसाइल्स का यूज़ हो गया तो? इस चीज़ को समझने के लिए हमें 6 अगस्त 1945 में जाना होगा, जब पृथ्वी ने पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब को महसूस किया था, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हो गया था। सो यूएस ने जापान पर 2 न्यूक्लियर बम ड्रॉप किए थे, जिसकी वजह से लगभग 2 लाख लोगों की जान चली गई थी। और तो और जापान को कई डिकेड्स लगे उसके रेडिएशन और उसके शॉक से बाहर आने के लिए। सो ये बात थी आज से लगभग 70 साल पहले की, जब टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस भी नहीं हुआ करती थी। और आपको ये जान के बहुत ही हैरानी होगी कि हमारे बीच आज कुछ ऐसे भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं जो लगभग 3000 गुना ज़्यादा पावरफुल हैं उन 2 बॉम्ब से जो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए गए थे। सो आप सोच सकते हो कि ऐसा सिर्फ एक बॉम्ब कितनी ज़िंदगी ले सकती है। बट कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। ऐसे टोटल बॉम्ब्स पूरी दुनिया में लगभग 13,000 हैं, जिनमें से लगभग 80% सिर्फ रशिया और यूएसए के पास है। सो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वर्ल्ड वॉर 3 में न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ हो, क्योंकि द मोमेंट कोई भी कंट्री न्यूक्लियर बॉम्ब्स में इंगेज होगी तो शायद अर्थ बचे ही ना आने वाली ह्यूमैनिटी के लिए। एंड एज आइंस्टाइन once said, I do not know what weapons World War 3 will be fought, but World War 4 will be fought with sticks and stones. That means World War 4 के लिए कोई दुनिया ही नहीं बचेगा जहाँ लोग लड़ाई कर सकेंगे। ये तो सारी बातें एक तरह की एजम्पशंस हो गई, बट एक्चुअल में वर्ल्ड वॉर 3 होने के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि नंबर 1, आज सभी कंट्रीज डेमोक्रेसी यानी कि अपने पर्सनल आइडियोलॉजी को फॉलो ना करके नेशन और स्टेट की आइडियोलॉजी से चलते हैं। नंबर 2 इज़, आज सभी कंट्रीज को पता है कि किसी भी कंट्री पे किसी भी तरह का हमला हर कंट्री को इम्पैक्ट करता है। नंबर 3, आज कंट्री को ज़रूरी नहीं कि अपने फ़ायदे के लिए उन्हें वेपन्स का यूज़ ही करना पड़े। आज मैक्सिमम वॉर इकोनॉमिकल लेवल पे की जाती है। इसी वजह से आज किसी भी कंट्री को बैक स्ट्रैप लेने के लिए बाकी कंट्रीज उस पर वेपन्स ना यूज़ करके
सैंक्शंस लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सैंक्शंस सिविल वॉर की शुरुआत करता है, और जब कोई भी कंट्री खुद के ही लोगों से लड़ रही हो तो वो बाहर की कंट्री पर हमला नहीं कर सकती। एंड नंबर 4 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। दुनिया की सभी कंट्रीज आज वॉर को आखिरी ऑप्शन समझते हैं, क्योंकि उन्होंने इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में देखा था। आज कंट्रीज का डिसीजन कलेक्टिव होने के साथ साथ ज़्यादा लॉजिकल और कम इमोशनल होता है। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट विल हैपन इन वर्ल्ड वॉर 3 एंड आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप क्यूरियस हो ये जानने के लिए कि क्या रीबर्थ सच में पॉसिबल है, देन यू कैन क्लिक समवेयर राइट हियर और हियर।